आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 10 ग्रेविटेशन। अब ग्रेविटेशन पढ़ने से पहले हमने फोर्स का टॉपिक किया था, और अगर आप कोई एक्टिविटी करें, हम सबसे पहले एक स्टोन ले और उसको ऊपर की तरफ फेंकते हैं। हम क्या ऑब्ज़र्व करेंगे, वो कुछ हाइट तक जाएगा और उसके बाद वो वापस डाउनवर्ड मूव करता है, वापस आ जाता है। ऐसे किसी भी ऑब्जेक्ट को जब हम ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो वो नीचे की तरफ वापस आ जाता है। तो इसका मीनिंग क्या है, कहीं ना कहीं अर्थ उस ऑब्जेक्ट के ऊपर या उस स्टोन के ऊपर क्या लगाती है, कोई फोर्स लगाती है। यानी कि उस ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगा हुआ, और वो फोर्स कौन लगाता है, अर्थ लगाता है। और ऐसे ही जो है रेनफॉल देखते हो आप, बारिश होती है, बूंदे नीचे की तरफ गिरती है ऐसे बारिश की, तो ये नीचे ही क्यों गिरती है? तो यहाँ पे भी कोई ना कोई फोर्स रिस्पॉन्सिबल है, जिसकी वजह से ये बारिश की जो बूंदें हैं वो अर्थ की तरफ अट्रैक्ट हो जाती है। इसका मीनिंग अर्थ कहीं ना कहीं यहाँ पर फोर्स लगाता है। और उसके बाद अगर हम न्यूटन की बात करें, न्यूटन जो था, न्यूटन एक बार पेड़ के नीचे बैठा और उसने ऑब्जर्व किया एक एप्पल ऊपर से नीचे गिरता है। एप्पल को ऑब्जर्व किया उसने, एप्पल तो पहले भी गिरते थे, लेकिन न्यूटन ने इसको जब गिरने के बाद देखा तो उसके माइंड में आया कि जब अर्थ एप्पल पर फोर्स लगाती है, एप्पल को अपनी तरफ खींचती है, तो अनदर ऑब्जेक्ट के ऊपर भी ऐसा ही होता होगा, वही फोर्स रिस्पॉन्सिबल होगा। तो उसने मून को देखा। मून अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करता है, हमें पता मून अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करता है, अर्थ, और ये मून अर्थ के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है। बट मून अर्थ की तरफ गिरता हुआ नज़र नहीं आता है, फोर्स तो लगा हुआ है, बट मून सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करता है। तो यहाँ से क्या आइडिया लगा कि जो मून के ऊपर जो फोर्स लगा हुआ वो हर एक पॉइंट पर सर्कुलर पाथ के अंदर लगता है। जब मून मान लो सर्कल में रिवॉल्व करता है सन के अर्थ के अराउंड, तो हर एक पॉइंट पर जब मून यहाँ पर आएगा, इस पोजीशन पे आएगा, इस पोजीशन पे आएगा और इस पोजीशन पे आएगा, हर एक पॉइंट पे अर्थ मून को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। तो मीनिंग फोर्स किधर लगा हुआ है, सेंटर की तरफ, और मून मूव भी कर रहा है। तो इसका मीनिंग सर्कुलर पाथ में जब मून मूव करता है तो उसके ऊपर एक तरह का सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है। कैसा फोर्स लगता है? सेंट्रीपिटल फोर्स। कोई भी ऑब्जेक्ट जब सर्कल में मूव करता है तो उसके सर्कुलर पाथ के लिए या सर्कुलर मोशन के लिए कौन सा फोर्स रिस्पॉन्सिबल होता है? सेंट्रीपिटल फोर्स। हम ये भी कह सकते हैं, ये फोर्स विच डेविएट या विच मूव्स ए बॉडी इनटू सर्कुलर पाथ फ्रॉम इट्स लीनियर पाथ। यानी कि लीनियर पाथ से अगर कोई फोर्स किसी बॉडी को सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करा दे, एंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज टुवर्ड द सेंटर अलोंग द रेडियस वेक्टर, रेडियस के अलोंग आए, ऐसे फोर्स को सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं हम। और सेंट्रीपिटल फोर्स का जो फॉर्मूला बनेगा F, इसका फॉर्मूला बनता है mv² डिवाइड बाई r। ये आप +1 में पढ़ोगे जाके, mv² डिवाइड बाई r। अब देखो, ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है दैट इज प्रोवाइडेड बाई फोर्स ड्यू टू अर्थ। अर्थ जो फोर्स मून पर लगाएगी वो फोर्स जो है किस में कन्वर्ट हो जाता है? सेंट्रीपिटल फोर्स में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसका मीनिंग यहाँ पर कहीं ना कहीं क्या लगा हुआ है? अट्रैक्टिव फोर्स लगा हुआ है, अर्थ इसको अट्रैक्ट करती है। तो न्यूटन ने बाद में कंक्लूजन निकाला। अब देखो, एप्पल तो अर्थ की तरफ गिरते हुए नज़र आता है, तो न्यूटन का थर्ड लॉ जब उसने अप्लाई किया, तो जब एप्पल के ऊपर अर्थ फोर्स लगाती है, अर्थ एप्पल पर फोर्स लगाएगी, तो अर्थ के ऊपर एप्पल भी फोर्स लगाएगा। बट हमें एप्पल अर्थ की तरफ मूव होता हुआ नज़र आता है, अर्थ एप्पल की तरफ मूव होती हुई नज़र नहीं आती। ऐसा क्यों है? क्योंकि हमें पता फोर्स का जो फॉर्मूला होता है m×a, इसके अकॉर्डिंग एक्सीलरेशन और मास का अगर रिलेशन चेक करें हम, एक्सीलरेशन इज इक्वल टू फोर्स डिवाइड बाई मास। फोर्स हमने कांस्टेंट लगा हुआ है यहाँ पे, तो फोर्स जो एक्सीलरेशन आएगा दैट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। बॉडी के मास के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एक्सीलरेशन। तो इसका मीनिंग एप्पल का मास अब कम है, मास ऑफ एप्पल इज लेस, मास ऑफ एप्पल
नेग्लिजिबल है, लेस देन मास ऑफ अर्थ। तो मीनिंग नेग्लिजिबल भी कह सकते हैं। एप्पल का जो मास है, एप्पल का जो मास है वो अर्थ के मास से नेग्लिजिबल है, ठीक है। तो इसका मीनिंग एक्सीलरेशन किसका ज़्यादा होगा, एप्पल का एक्सीलरेशन ज़्यादा होगा। तो एक्सीलरेशन जिसका ज़्यादा होगा वही हमें मूव करते हुए नज़र आएगी। इसलिए हमें जो है कभी भी अर्थ एप्पल की तरफ मूव होती नज़र नहीं आती, जबकि एप्पल जो है वो हमें अर्थ की तरफ मूव होता हुआ नज़र आता है। ऐसे ही अनदर प्लैनेट्स के केस में भी है। अब जब मून जो अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करता है वहाँ पर भी कोई ना कोई फोर्स लगा हुआ है, एप्पल के ऊपर भी कोई फोर्स लगा हुआ है। तो इस फोर्स को नाम दिया गया था ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स। अब देखो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडीज। कैसा फोर्स है, अट्रैक्टिव फोर्स है। दो बॉडीज के बीच में वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। चाहे वो कितनी ही स्मॉल हो, चाहे वो कितनी ही लार्ज बड़ी हो, यानी कि यूनिवर्स में कोई भी दो ऑब्जेक्ट होते हैं, कोई भी दो ऑब्जेक्ट चाहे कितने मर्जी स्मॉल चाहे कितने मर्जी बड़े हो, तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है उनके बीच में, उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम बोलते हैं क्या, ग्रेविटेशनल फोर्स। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडीज इन द यूनिवर्स इज नोन एज ग्रेविटेशनल फोर्स। अब देखो ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है ये दो बॉडीज़ के बीच में लगता है। एक बॉडी ये हमारी जिसका मास हम कंसीडर करते हैं m1, और दूसरी बॉडी हमारी ये है जिसका मास m2 है। अब सबसे पहले ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा इसके बारे में न्यूटन ने बताया। अब ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो एक्शन एंड रिएक्शन पेयर बनाता है। भी एक बॉडी अगर इसके ऊपर फोर्स लगाएगी तो दूसरी बॉडी इसके ऊपर फोर्स लगाएगी, फर्स्ट पर फोर्स लगाएगी, यानी कि 1 अगर 2 पर फोर्स लगाता है तो 2 1 पर फोर्स लगाता है। तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है किन्हीं भी दो बॉडीज़ के बीच में यूनिवर्स के अंदर, इसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में न्यूटन ने सबसे पहले बताया था। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हमारे पास है, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो न्यूटन ने ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में बताया हमें भी, जो दो बॉडीज़ के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है वो फोर्स उसका मैग्नीट्यूड किस किस फैक्टर के ऊपर डिपेंड करेगा। तो न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन करते हैं हम यहाँ पर। न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। Force of attraction between two bodies. The force of attraction between two bodies in universe is directly proportional to देखो एक पॉइंट हम यहाँ से बनाएंगे, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मास, प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। फिर दो बॉडीज़ हमें गिवन है, एक बॉडी ये हमारे पास, एक बॉडी ये, एक का मास m1 है, दूसरे का मास क्या है m2 है। तो फोर्स जो लगेगा दोनों के बीच में F, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएगा। ये डायरेक्टली के लिए सिंबल होता है m1 m2, यानी कि दोनों के मास के क्या आएगा, प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। एक बन गई इक्वेशन। दूसरा पॉइंट क्या था उसका भी, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा वो एक और फैक्टर पे डिपेंड करेगा। अगर मैं दोनों के सेंटर के बीच का डिस्टेंस लेता हूँ r, भी दो बॉडीज हैं इनके सेंटर के बीच का डिस्टेंस r लेते हैं हम, भी दोनों बॉडीज़ के सेंटर से जो एक दूसरे का डिस्टेंस है वो अगर r है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडीज इज इन यूनिवर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, इनवर्सली
proportional to the square of distance between their center। उनके सेंटर से जो डिस्टेंस आएगा उसके स्क्वायर के इन्वर्सली होता है। इन्वर्सली का मीनिंग क्या है, पहले हम क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे और फिर उसको इन्वर्स कर देंगे, 1/, लेते हैं। इसका मीनिंग होता है 1/। तो स्क्वायर के इन्वर्सली क्या है, प्रोपोर्शनल है। ये सेकंड इक्वेशन में कंबाइन कर देते हैं, कंबाइनिंग 1 और 2, इक्वेशन 1 और 2। तो जो नेट फोर्स आएगा, दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 प्रोडक्ट ऑफ देयर मास एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। तो उनके बीच में जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के क्या आएगा, इन्वर्सली आएगा। और डायरेक्टली को यहाँ पर हटा देना, एक कांस्टेंट लगाएंगे, ये कांस्टेंट लगेगा कैपिटल G। तो ये हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा किसके लिए, ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए। फॉर्मूला फॉर ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ये तो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स होगा। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा, यूनिवर्स में कोई भी दो ऑब्जेक्ट, उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। एक और टर्म हमारे पास है फोर्स ऑफ ग्रेविटी। फोर्स ऑफ ग्रेविटी, तो ये भी एक तरह का ग्रेविटेशनल फोर्स ही होता है, बट एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर, इसके लिए कंडीशन हो गया, एक ऑब्जेक्ट क्या होना चाहिए, अर्थ, तब हम ग्रेविटेशनल फोर्स को ग्रेविटी बोलते हैं। तो द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन अर्थ एंड एनी अदर ऑब्जेक्ट या एनी अदर बॉडी इज नोन एज फोर्स ऑफ ग्रेविटी। थोड़ा सा डिफरेंस क्या आ गया कि यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट को हमने रिप्लेस करके उसकी जगह किसको ले लिया, अर्थ को ले लिया। तो ऐसे में हम इसको राइट करेंगे कैपिटल G कैपिटल M। कैपिटल M क्या आएगा, मास ऑफ अर्थ आएगा, और एक आ जाएगा स्मॉल m किसी ऑब्जेक्ट के लिए यूज करेंगे, डिवाइड बाई क्या आ जाएगा, r²। तो ये हमारा जो है फॉर्मूला बन जाता है। अब यहाँ पर G क्या है, G को हमने कांस्टेंट का नाम दिया था यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। कैपिटल G क्या है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। यूनिवर्स में हर जगह पर इसकी वैल्यू क्या है, कांस्टेंट, इसलिए इसको बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, हमेशा कांस्टेंट रहता है। तो G का अगर हम फॉर्मूला निकालें, ये आएगा F r² डिवाइड बाई m1 m2। तो यूनिट निकालते हैं सबसे पहले इसकी, यूनिट ऑफ कैपिटल G यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, और डिस्टेंस की यूनिट होगी मीटर स्क्वायर, और मास की यूनिट होती है किलोग्राम। तो डिवाइड में क्या आएगा, किलोग्राम की पावर 2। तो ये हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर kg⁻²। ये इसकी यूनिट आ जाएगी हमारे पास यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की। अब इसकी वैल्यू कितनी है, वैल्यू ऑफ कैपिटल G 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर kg⁻⁻²। तो ये वैल्यू आप याद रख सकते हो, कई बार जो है MCQ टाइप क्वेश्चन आएगा तो उसमें इस वैल्यू को पूछा जा सकता है। तो ये हमारा होगा यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो क्या यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो है वो मून के लिए अलग होता है? अगर मून के बीच में और किसी ऑब्जेक्ट के बीच में फोर्स निकाले तो आंसर क्या आएगा, नहीं। तो ये क्योंकि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को नाम दिया यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्स यानी कि यूनिवर्स में कहीं भी ये क्या रहेगा, कांस्टेंट, इसकी वैल्यू फिक्स हो गई है, कभी भी चेंज नहीं होता है। तो यहीं पर हम अगर इम्पोर्टेंस देखें, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, इसको यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन भी बोलते हैं हम, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन।
इसी को बोलते हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन भी। तो इसकी फिजिकल इम्पोर्टेंस क्या है? देखो हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चन थे कि हम अर्थ के सरफेस पे कैसे हैं, हम हवा में क्यों नहीं उड़ जाते एकदम से, ठीक है। और बारिश जब होती है, बारिश की बूंदें ऊपर से नीचे की तरफ क्यों आती है? प्लैनेट्स अर्थ के अराउंड क्यों रिवॉल्व करते हैं, प्लैनेट्स सन के अराउंड क्यों रिवॉल्व करते हैं? मून जो होता है वो अर्थ के अराउंड क्यों रिवॉल्व करता है, कौन सा फोर्स वहाँ पर रिस्पॉन्सिबल है? और इसके साथ साथ और भी बहुत सारे फिजिकल फिनोमिना हम देखते हैं, जैसे अर्थ का एटमॉस्फेयर है जबकि मून का कोई एटमॉस्फेयर नहीं होता, तो इसके पीछे कौन रिस्पॉन्सिबल है? तो इसके पीछे कौन रिस्पॉन्सिबल है? ये सारे जो फैक्ट थे, ये जो सारे हमारे अनसोल्व्ड क्वेश्चंस थे, उस सब का आंसर जो है न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ने दिया है। तो न्यूटन लॉ की जो इसकी इम्पोर्टेंस है, क्या इम्पोर्टेंस है? सबसे पहले द फोर्स दैट बाइंड अस टू द अर्थ, मीनिंग जो वी आर ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स, we are bind to earth due to this force। दिस फोर्स कौन सा फोर्स है? ये ग्रेविटेशनल फोर्स। मोशन ऑफ मून अराउंड द अर्थ, ये भी किसकी वजह से है? ड्यू टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। प्लैनेट्स का मोशन भी किसकी वजह से है? द मोशन ऑफ प्लैनेट्स अराउंड द सन इज ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। और भी है, टाइड्स आते हैं, टाइड्स अप एंड डाउन होता है वाटर का जो ओशियंस के अंदर। द टाइड्स मून एंड द सन ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ मून एंड द सन। तो मून और सन जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स लगाते हैं ओशियन वाटर के ऊपर, जिसके ऊपर वजह से वाटर जो है वो ऊपर की तरफ राइज हो जाता है। ये भी किसकी वजह से है? यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से ही हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, यानी कि इसके लिए भी ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है फ्री फॉल। फ्री फॉल क्या होता है? जितनी भी एक्टिविटी है, ये एक्टिविटी भी हम करेंगे इसके बाद। फ्री फॉल क्या होता है? फ्री फॉल का मीनिंग क्या है? अब देखो, अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो उसके बाद वो नीचे की तरफ मूव करता है, अर्थ की तरफ मूव करते हैं। यानी कि अर्थ जो है इस ऑब्जेक्ट पे, अगर हम ऑब्जेक्ट का मास कंसीडर करें m, और यहाँ पे सपोज करें अर्थ, और अर्थ का मास कैपिटल M कंसीडर करें, और दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है वो कितना कंसीडर करें? d, ठीक है। वर्टिकली ऊपर से नीचे की तरफ ऑब्जेक्ट आता है, तो हमें पता है ग्रेविटेशनल फोर्स जो लगेगा F, ग्रेविटेशनल फोर्स, ये कितना लगेगा? कैपिटल G, कैपिटल M, स्मॉल m डिवाइड बाई d² लगेगा। और अगर अर्थ का रेडियस हम कंसीडर करें कैपिटल R, कैपिटल R क्या है? रेडियस ऑफ अर्थ, क्योंकि अर्थ बहुत बड़ी है, स्फेरिकल मान के चलते हैं, रेडियस ऑफ अर्थ, ठीक है। हमने सपोज किया स्फेरिकल, वैसे स्फेरिकल अर्थ नहीं है, कैसी होती है? एलिप्टिकल होती है, तो हम इसको स्फेरिकल मान लेते हैं। तो ग्रेविटेशनल फोर्स लगा इसके ऊपर F(g(m)/d²। तो इसका मीनिंग, इसका जो नीचे की तरफ जो मोशन है वो किसकी वजह से है? अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ये नीचे मूव करता है। बट अगर मैं यहाँ पे इसको सपोज करता हूँ कुछ हाइट पर, यहाँ पर इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है जब ये रेस्ट पे था, बट जैसे जैसे ये नीचे की तरफ मूव करेगा, क्योंकि इसके ऊपर फोर्स लगा हुआ है, लेकिन इसकी डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही है, क्योंकि ये वर्टिकली नीचे की तरफ मूव कर रहा है, और इसके ऊपर एक ही फोर्स लगा हुआ है। वो फोर्स कौन सा है? ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ऑब्जेक्ट जब अंडर द
इफेक्ट ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स मूव करता है इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, ठीक है, यानी कि उसके ऊपर और कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा होता, तब उसके मोशन को बोलते हैं फ्री फॉल। वर्टिकल मोशन, वर्टिकल डाउनवर्ड मोशन, वर्टिकल मीनिंग ऊपर से नीचे की तरफ, डाउनवर्ड नीचे की तरफ, वर्टिकल डाउनवर्ड मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स अलोन, ग्रेविटेशनल फोर्स अलोन। इस वर्टिकल डाउनवर्ड मोशन को बोलते हैं इसका फ्री फॉल। अब जब ऑब्जेक्ट फ्री फॉल में होगा तो कौन सा फोर्स लगा है? ग्रेविटेशनल फोर्स लगा हुआ है। ऑब्जेक्ट जो है वर्टिकली एक स्ट्रेट लाइन के लॉन्ग मूव करेगा। अगर हम यहाँ पर एयर रेजिस्टेंस, एयर वगैरह को निगलेक्ट कर दें, और दूसरा जैसे जैसे ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ मूव करेगा उसकी वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज होनी शुरू हो जाएगी, यानी कि उसकी वेलोसिटी में चेंज आ रहा है। वेलोसिटी का क्या चेंज हो रहा है? मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है ड्यूरिंग डाउनवर्ड मोशन या ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज चेंज्ड, चेंज हो जाएगी। चेंज क्या हो जाएगी? कॉन्टीन्यूसली चेंज करेगी, और जो चेंज आएगा वो कांस्टेंट चेंज है, बट डायरेक्शन रिमेन सेम, डायरेक्शन रिमेन्स द सेम। डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं आया, वेलोसिटी का सिर्फ मैग्नीट्यूड चेंज हुआ है। अब जब मैग्नीट्यूड चेंज हुआ है, हमें पता है चेंज इन मैग्नीट्यूड विद रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या होता है? एक्सेलरेशन होता है। अब अगर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, इसका मीनिंग फ्री फॉल के दौरान ऑब्जेक्ट के अंदर एक एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ है। अब इस एक्सेलरेशन को बोलते हैं हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो यहाँ पर एक स्टेटमेंट आती है हमारी, ए किसके इक्वल आएगा? जी के इक्वल आएगा, और जी को बोलते हैं हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, स्मॉल जी से लिखते हैं इसको हम, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की डेफिनेशन हो जाएगी या ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन भी बोलते हैं हम इसको। एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन ए बॉडी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन ए बॉडी ड्यूरिंग फ्री फॉल। फ्री फॉल, जब फ्रीली कोई ऑब्जेक्ट गिरता है नीचे की तरफ, तो उसके अंदर जो एक्सेलरेशन आएगा उस एक्सेलरेशन को बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और सिंबल क्या हो गया इसका? जी। तो न्यूटन का सेकंड लॉ देखिए, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, न्यूटन के सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग जो फोर्स आएगा वो कितना होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। अगर हम ये सपोज करें जो बॉडी अर्थ के सेंटर की तरफ मूव करती है, अर्थ की तरफ जो बॉडी मूव करती है उसका मास हम कंसीडर करते हैं m, अर्थ का मास कंसीडर करते हैं कैपिटल M, अर्थ का रेडियस कंसीडर करते हैं कैपिटल R। तो m मास हो गया, यानी कि इस ऑब्जेक्ट पे कितना फोर्स लगा हुआ है? F इज इक्वल टू m में, और ये फोर्स कौन लगा रहा है? अर्थ लगा रही है, और वो फोर्स कौन सा है? ग्रेविटेशनल फोर्स। तो F ग्रेविटेशनल फोर्स जो है दिस इज इक्वल टू G(m)m डिवाइड बाई, अगर ये डिस्टेंस हमारा d था तो यहाँ पे आ जाएगा d स्क्वायर, यानी कि एक्सीलरेशन जो ड्यू टू ग्रेविटी आएगा, ठीक है, वो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हम इन दोनों इक्वेशन से फाइंड आउट कर सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 एंड 2, 1 और 2 को कंपेयर कर लो, क्योंकि ये जो फोर्स लग रहा है कौन लगा रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से है। तो m इंटू ए जो आएगा दिस इज इक्वल टू G कैपिटल M स्मॉल m डिवाइड बाई d स्क्वायर। बट अगर यहाँ पर हम ये कंसीडर करें, क्योंकि एक्सेलरेशन वो नीचे की तरफ है, अब एक्सेलरेशन किसके इक्वल? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के इक्वल है, तो ए की जगह जी पुट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा mg, दिस इज इक्वल टू G कैपिटल M स्मॉल m डिवाइड बाई
डी स्केयर आ जाएगा, तो m से m कैंसिल, तो ये बचेगा g की वैल्यू जो आएगी दिस इज इक्वल टू जी कैपिटल M डिवाइड बाई डी स्केयर। बट अगर हम ये सपोज करें कि ये ऑब्जेक्ट अर्थ के सरफेस पर आ जाता है, यहाँ पर आ जाता है ऑब्जेक्ट, और जब ये अर्थ के सरफेस पर पहुँचता है तो उस टाइम इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होती है, और इसका जो रेडियस आएगा, इसका जो डिस्टेंस आएगा सेंटर से इसके रेडियस के इक्वल आएगा। तो ये d की जगह हम क्या रख देंगे, यहाँ पे r पुट कर देंगे, तो ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ आ जाएगा एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, अर्थ के सरफेस पे। तो कितना आएगा, g इज इक्वल टू जी कैपिटल M और d की जगह पुट कर देंगे रेडियस इसका, तो ये आ जाएगा r स्क्वायर। तो दिस इज फॉर्मूला फॉर एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। तो यहाँ पर g जो है वो किस किस फैक्टर पे डिपेंड करेगा, कैपिटल G तो कांस्टेंट है, तो मास पर डिपेंड करेगा। मास किसका, अर्थ का मास, अगर अर्थ का केस लेंगे प्लैनेट होगा तो प्लैनेट का मास आएगा, और दूसरा डिपेंड करेगा रेडियस पे, यानी कि g डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास है कैपिटल M, बट मास किसका है, मास ऑफ अर्थ और प्लैनेट, कोई प्लैनेट भी हो सकता है, मून भी हो सकता है, और g दूसरा डिपेंड करेगा रेडियस पर, जो उस प्लैनेट या अर्थ का, प्लैनेट का या मून का क्या आएगा, रेडियस आएगा, उसके स्क्वायर के क्या आएगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो कहीं भी g यहाँ पर डिपेंड नहीं करेगा ऑब्जेक्ट के मास पे, g डू नॉट डिपेंड ऑन द मास ऑफ बॉडी। जिस बॉडी में ये एक्सीलरेशन प्रोड्यूस हुआ है उस बॉडी के मास के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। तो इसलिए चाहे कोई हैवी ऑब्जेक्ट हो जिसका मास मान लो m2, एक ऑब्जेक्ट का मास m1 है, दोनों को एक साथ अगर हम छोड़ते हैं तो दोनों, अगर एयर रेजिस्टेंस जीरो नेग्लिजिबल है यहाँ पर, तो दोनों ऑब्जेक्ट एक साथ नीचे आएंगे। यानी कि एक छोटा पत्थर और एक बड़ा सा पत्थर अगर हम ऊपर से नीचे की तरफ फ्री फॉल करवाते हैं तो दोनों अर्थ के सरफेस पे जो है इक्वली रीच करेंगे। क्यों? क्योंकि इनका जो एक्सीलरेशन है दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मास ऑफ दीज टू ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, इनके मास पर वो डिपेंड नहीं करता है।